नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देखेंगे प्राचीन इतिहास में सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। तो ये चैप्टर जो है यूपी पीसीएस, यूपी एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी और यूपीएसआई सब में काम आएगा। तो यहाँ से जो प्रश्न प्रीवियस से पूछे गए वो सभी महत्वपूर्ण हैं और उसमें परीक्षा से कोई मतलब नहीं है। चलिए दोस्तों, तो सीधे हम लोग मुद्दे पर चलते हैं और पहले प्रश्न पर चलते हैं। क्या कह रहा है? मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतया आश्रित होता है। बताइए, यूपी पीसीएस मेंस 2004 में पूछा गया। फिर हम लोग इसका थियरी भी देखेंगे, ठीक है ना। जो घटना चक्र में थियरी दिया हुआ है, थियरी का मतलब कि डिस्क्रिप्टिव में एक जो पूरा कलेक्शन दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई, उसको भी देखेंगे। लेकिन पहले हम लोग प्रश्न देख लें ताकि आप लोग ये देखें कि आखिर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है, बताइए, अर्थव्यवस्था पर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। मानव समाज विशिष्ट या विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था से आपके जीवन में भी परिवर्तन आता है। आप नौकरी करने लगते हैं, पैसा आ जाता है तो आपको रहने खाने सोचने बोलने का सब कुछ का चेंज हो जाता है। जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादक, उद्योग आदि अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था के उत्पादन के संसाधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक ना। संस्कृति, धर्म, विज्ञान ये सब जो है अर्थव्यवस्था से प्रभावित होते हैं। तो मानव समाज विलक्षण है क्योंकि आधारित होता है अर्थव्यवस्था पर। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। ये देख लीजिए, सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं इसलिए उठा करके चला हूँ क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का पेट का जो सिलेबस है उसमें सीधे सिंधु घाटी सभ्यता दिया हुआ है। तो और सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारे फैक्ट पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो जो गलती हो जाते हैं, इसलिए हम सोचे कि जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको रिवाइज कराया जाए और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके हाथ में आएगा। तो चलिए, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? बताइए। हड़प्पा नामक जो जगह है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता में पहला उत्खनन हड़प्पा नामक जगह पर हुआ, तो इसीलिए उसको हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। ये सब देखते रहे किस एग्जाम में पूछा हुआ है, बार बार हम इसको रिसाइट नहीं करेंगे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। तो समकालीन का मतलब समझते हैं ना, आपके पापा और आपके चाचा समकालीन हो गए, आपके दादा और उनके जो उम्र के लोग हैं वो समकालीन हो जाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के समय की जो सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता संबंधित है, बताइए। जब इतिहास को देखा जाता है तो इतिहास को प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड और यहां से देखिए प्री हिस्टोरिक पीरियड और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तो देखिए, प्री हिस्टोरिक पीरियड उस पीरियड को कहते हैं जिसका लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना। प्री हिस्टोरिक पीरियड का लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का क्या होता है? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का लिखित प्रमाण तो है
लेकिन हम लोग उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। लिखित है लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं। जैसे अभी मान लें कि आपको चीन की भाषा दे दिए तो अपने नहीं पढ़ पाएंगे। उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता में जिस लिपि का प्रयोग हो रहा था उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। भाई पढ़ने के लिए आपको मिलान करना पड़ेगा। लिखित है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को ही हिंदी में आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इसी सभ्यता से जो है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता जुड़ी हुई थी, आद्य ऐतिहासिक काल। उसके बाद आता था ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। और हिस्टोरिक पीरियड में फिर नवपाषाण, मध्य पाषाण, सब उत्तर पाषाण सब देखा जाता है। तो हिस्टोरिक पीरियड को पढ़ लिया गया है, इसीलिए हम लोग जो है यहाँ से हिस्ट्री देख रहे हैं। लेकिन प्रोटो हिस्टोरिक, जिसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, इसको नहीं पढ़ा जा सका है। आगे चलते हैं। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन काल कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में जो चीज़ें लिखी गई हैं उसको पढ़ा नहीं जा सका है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को गैर आर्य सभ्यता कहा जाता है। क्यों बताइए। जो देखिए, आर्य सभ्यता जो थी ना, मुख्यतः ये ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता थी, नगरीय। शहरों, उस समय का जो अपने को मान के चलते थे कि वो शहर में रह रहे हैं, ठीक ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता थी और आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण थी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है, बताइए। आर्यों से पूर्व क्यों रखा गया है? सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है, बताइए क्या कारक है? इसमें जो है मृदभाण को कहा जाता है, मृदभाण। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों को अलग अलग काल में पाए गए मृदभाण ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं, ठीक ना। आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभाण, जहां हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वही धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभाण जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने जाते हैं। तो ये देखिए, काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभाण, जैसे लाल बर्तन है और उस पर काले रंग से लिखा गया है, ठीक ना। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है वही धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभाण जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट, समय व्यतीत करने का समय नहीं है। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, बताइए। वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहर जीवन की सुविधाएं थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जीवन कैसा था? शहरी था। इसके पास चित्रलेखीय लिपि भी थी। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा नहीं पाया था, ये याद रखिएगा, ठीक ना। इसके पास लोहे
और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ये भी सही है। इस प्रकार से ऑप्शन डी जो है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में भिन्नता बताता है कि सिंधु घाटी सभ्यता शहरी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के पास अपनी लेखन थी, चित्रलेखी लिपि थी, ठीक ना, चित्रों के माध्यम से लिखा जाता था। इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा। इसका देखिए तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा नहीं पाया था, यहां से याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं। और लिपि कैसी थी? चित्रलेखी, चित्र के माध्यम से लिखा जाता था। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे एवं रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव पाया जाता है, ठीक ना। तो अभी पूछ ले कि इसमें से कौन कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता में पाया जाता है, उसमें ऑप्शन लोहा भी रहेगा, तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा नहीं पाया जाता था, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, बताइए। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है पुरातात्विक खुदाई है। खुदाई से जो चीज मिले हैं वही हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का अभाव, वाचन अभी नहीं हो सका है, ठीक ना। लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबद्ध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं, ठीक है ना भाई। उस वहाँ पर जो लिखी गई है, चित्र भाषा में लिखी गई है, उसको अभी पढ़ा नहीं जा सका है। और जो अन्य अन्य जगहों से जो आप देखते हैं, जो खूब पूछता है कि भाई ये जगह कहाँ पर है, ये जगह कहाँ पर, लोथल, कालीबंगा, फलाना ढेकाना, जो पूछता है, तो क्या है, वहाँ से जो चीज़ मिले हैं वही हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी देते हैं, वही यही चीज़ कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एकदम सेम है। पुरातत्व संबंधी खुदाई जो है, अब देखिए कई बार अभी नहीं जानेंगे तो शिलालेख मारने लेंगे, धार्मिक ग्रंथ फलान ठिकाना करने लेंगे, तो हो जाएगा काम गड़बड़, ठीक ना। तो जो खुदाई से मिले हैं सामान जो है, वही सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो कुछ जानकारी मिलती है उसी से मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई, बताइए क्या चीज, किन चीजों से ज्ञान मिलता है? तो मूल स्रोत जो है वहां से जो मोहरे पाई गई हैं वो है। अब मंदिर नहीं होगा, लिपि को तो आप पढ़ ही नहीं पाए, बर्तन, जेवर, हथियार, औजार, लोहा का वहाँ ज्ञान ही नहीं था, हथियार औजार था भी नहीं वहाँ पर। तो ये जो है ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक ना। मूल स्रोत है वो सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई मोहरे। सैंधव सभ्यता से संबद्ध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरे इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है ना। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है, ठीक ना। तो खुदाई में जो मोहरे मिली हैं, तो देखिए सब प्रश्न पूछता है और इसको नहीं तैयार करके जाएंगे तो हो जाएगा एग्जाम में धोखा। और इस समय कमर कस लीजिए क्योंकि सब एग्जाम एक टू बैक लगे हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, बताइए। तो ये अलग अलग विद्वान हैं और हड़प्पा सभ्यता के बारे में कहे हैं, तो चलिए देखते हैं कौन सा सही नहीं है। फटाफट आंसर करिए।
इसमें जो देखिए ई जे यच, ई जे यच मायके जो कहे हैं सुमेर से लोगों का पलायन, कहे हैं कि सुमेरियन सभ्यता से वहाँ से लोग आकर हड़प्पा सभ्यता में बसे हैं, ये बात सही है। और मार्टिन व्हीलर क्या कहे हैं, मार्टिन व्हीलर कहे हैं पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन, पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन, ये भी बात सही है, मार्टिन व्हीलर का कहें। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, सीधे रट लेना, ठीक ना। और अमलानंद घोष क्या कहें हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है, तो ये तीनों सही हैं। और एम रफीक जो है मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, तो भाई समकालीन थी तो प्रेरणा कैसे ले लेगी बताइए। मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी हड़प्पा सभ्यता, तो जब हम और आप दोनों लोग समकालीन हैं, दोनों लोग विद्यार्थी हैं, पढ़ ही रहे हैं, तो कहाँ से प्रेरणा मिल जाएगी। जब भाई कोई पढ़ के सिलेक्शन ले लेगा तब न बताएगा कि भैया मान ली किए ऐसे, तो ये जो है सुमेर की सभ्यता, ठीक ना, तो ये जो है गलती हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। ईजेएच मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर दक्षिण मेसोपोटामिया के लोगों के प्रवसन के कारण हुआ। इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद D.H. गार्डेन मार्टिमर व्हीलर का मानना है, मार्टिमर व्हीलर का मानना है, क्या मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुआ। इस संदर्भ में ये राजस्थान में क्वेश्चन पूछा था, वो ऐसे पूछ लेता है। इस संदर्भ में अमल नंदा घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। स्टुअर्ट पिगट, फेयर सर्विस, जॉर्ज एफ देल्स, रफीक मुगल आदि स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं, ठीक ना। एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ था, रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। इन्होंने इस पुरानी सभ्यता का मान्यता का खंडन किया है कि हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रेरणा ली। तो एम रफीक मुगल मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विकास जो है रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ, इसलिए उसका तो मान लीजिए हड़प्पा नाम पड़ गया। तो ये अलग अलग विद्वानों का मत है, इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ये जगह दिया हुआ है और किसने किसने खोजा है उसके बारे में बात किया गया है। तो चलिए फटाफट आंसर करिए। तो इसमें जो देखिए हड़प्पा की खोज जो किए थे दयाराम साहनी किए थे। हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी, A3, और A3 एक जगह दिया हुआ, इस प्रकार से आपका क्या होगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसको कैसे याद कर लेते हैं, HD, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी। चलिए आगे चलते हैं। और जो है हस्तिनापुर की खोज बीबी लाल, B4 मिला लेते हैं, ताकि देखिए हम लोग का उद्देश्य यहाँ से सीखना, न कि ज्ञान प्रदर्शित करना, ठीक ना, ऐसा नहीं कि। तो हस्तिनापुर की खोज बीबी लाल की हैं, और C2 मतलब तक्षशिला का खोज जो है जॉन मार्शल, और D1
कौशाम्बी की खोज किसने किया है? एमजी मजूमदार की है। तो हड़प्पा दयाराम साहनी और हस्तिनापुर बीबी लाल, तक्षशिला जान मार्शल, कौशाम्बी एमजी मजूमदार। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हड़प्पा जो है दयाराम साहनी 1923-24 और फिर 24-25, ये 2 बार गए वहां पर, ठीक है ना। हस्तिनापुर बीबी लाल, तक्षशिला जान मार्शल, कौशाम्बी एमजी मजूमदार। तो इसमें देखा जा रहा है कि जो बीबी लाल जो है 50-52 में उसकी खोज की हस्तिनापुर की। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से, बताइए। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य तो ये हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। मैंने वहां पर चांदी था, लोहा नहीं था, ये याद रखिएगा, ये बहुत कंफ्यूज करता है। लोहा नहीं था हड़प्पा सभ्यता में, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे, ठीक ना। राजस्थान में जावर और अजमेर हैं, तो यहाँ से चांदी इनको मिलती होगी, ऐसा अनुमान किया जाता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, बताइए। अभी हम लोग देखे हैं बर्तन लाल रंग के बने होते थे और उस पर काले रंग से चित्र बनाए हुए होते थे। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करिए। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का हुआ है भैया, ठीक ना। ये छोटे छोटे प्रश्न पूछते हैं और काम हो जाता है गड़बड़। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की 2 श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृदभाण। मृदभाणों को बनाने वाली, मृद का मतलब मिट्टी, भाण माने बर्तन, ठीक ना, मिट्टी के बर्तन, उसी से इसका नाम मृदभाण पड़ गया। मृदभाणों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी, ठीक है ना। जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभाणों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी, ठीक ना। ये भी देख लीजिए भैया, ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी और निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। तो जब इस तरह से मंथन करके जाएंगे तो फिर समस्या नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, बताइए। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ जो है आर्यों से पूर्व ही, देखिए मौर्य काल, कुषाण काल, उत्तर वैदिक काल, तो आर्यों से पहले ही मूर्ति पूजा मानी जाती थी, ठीक है ना। मूर्ति पूजा की जाती थी, माना जाता है ऐसा। प्री आर्यन ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी, ठीक है ना। तो आर्य सभ्यता से सैंधव सभ्यता जो है पहले की है। सैंधव सभ्यता जो है पहले की है। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृदेवी की मृण मूर्तियां तथा मोहरों पर प्राप्त चित्र हैं, ठीक ना। मातृदेवी की मूर्तियां और मोहरों पर भी देवताओं के चित्र बने होते थे, तो इससे ये सिद्ध होता था
कि सिंधु घाटी सभ्यता में या सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा होती थी। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था? बताइए। तो किसका, देखिए मैं जैसे कह रहा था ना कि आपसे पूछ लेगा तो आगे पूछेगा कि किसमें से कौन सी धातु नहीं पाई जाती थी, तो उसमें लोहा नहीं पाया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। अभी यहाँ पर जानवरों के बारे में पूछा था, कौन सा जानवर नहीं पाया जाता था। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो है ना, गाय नहीं पाई जाती थी। गैंडा, हाथी, बाघ पाए जाते थे। गाय जो मुख्य रूप से आर्य जो है गाय को बहुत माने कीमती मानते थे। आर्यों के समय में गाय पाई जाती थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता में गाय नहीं पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि का अंकन मिलता है। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ, ठीक ना। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के बाद। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? अब बताइए। आपसे पूछ लिया कि इसमें कौन सा जो है हड़प्पा स्थल नहीं है, बताइए दोस्तों फटाफट। तो इसमें जो देखते हैं सोहगौरा जो है हड़प्पा स्थल नहीं है, और बाकी जो है चनहुदड़ो, कोटदीजी, देसलपुर, ये सभी हड़प्पा स्थल है। चलिए आगे चलते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चनहुदड़ो, कोटदीजी, देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। चनहुदड़ो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देसलपुर गुजरात के कच्छ में स्थित है। तो अभी आपसे पूछ लेगा, ठीक है ना, कि देसलपुर कहाँ स्थित है, तो देसलपुर भारत में है, गुजरात के कच्छ में। और चनहुदड़ो और कोटदीजी वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। याद रखे रहिए, और आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, देख रहे होंगे उसमें पूछता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए, प्राचीन स्थल और पुरातत्वीय खोज, कहाँ से क्या मिला है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 में ये बताइए कि कहाँ से क्या चीज मिला है। बताइए फटाफट आंसर करिए। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं कि लोथल जो क्या था, लोथल जो था भैया ये बंदरगाह था, गोदीबाड़ा डाक यार्ड। लोथल जो था बंदरगाह था, ठीक ना। तो इसमें कूट जो है नीचे दिया हुआ है, टेक्निकल टीम थोड़ा सा, लेकिन चलिए कोई नहीं, चल जाएगा। लोथल गोदीबाड़ा था। उसके बाद कालीबंगा से क्या मिला, बताइए। कालीबंगा से मिला हुआ जूता हुआ खेत, बी फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा से मिला है, क्या मिला बताइए। धौलावीरा से मिला है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, C4 हो जाएगा। और बनवाली एक ही बच गया, तो ये हो जाएगा। बनवाली से मिला है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति। हल, यहाँ से हल मिला हुआ, जुताई वाला हल, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति। तो ये जितने दिए हुए हैं सब इसको यहाँ से देख लीजिए, वहां से हम लोग देख लेंगे। लोथल से गोदीबाड़ा ये बंदरगाह था, और कालीबंगा से जूता हुआ खेत मिला है। धौलावीरा से क्या मिला है, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और बनवाली पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की
प्रतिकृति। तो कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है और बनवाली से आपको हल मिला है, ठीक ना। तो देखिए इसको ऐसे याद कर लीजिए कि वन जंगल को काटने के लिए आपको क्या चाहिए, हथियार चाहिए, और हल को हथियार में ले लीजिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कालीबंगा जुता हुआ खेत में आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे। यहाँ पर ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको टेक्निकल टीम को वहीं फर्स्ट पेज पर देना चाहते लेकिन कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से गोदीबाड़ा ये बंदरगाह था। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है, ठीक ना। तो हरियाणा से, जैसे बनवाली हरियाणा में है, और वहां से क्या मिला है, हल मिला है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या पूछा है, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी, बताइए कहां पर। अभी हम आपको बताए ना जूते हुए खेत की खोज, बताइए दोस्तों कहां पर। कालीबंगा, राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो देखिए यहां पर भी बोल दिया, प्रश्न की व्याख्या देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 के आंसर करिए फटाफट दोस्तों। तो कालीबंगा से क्या मिला हुआ है, जुता हुआ खेत। C4 कहाँ दिया हुआ, 2 जगह दिया हुआ है, इसका मतलब कि इन दोनों में से आपका एक ऑप्शन करेक्ट होगा। अब चलिए देखिए लोथल क्या था, गोदीबाड़ा था, बंदरगाह था, ठीक ना। B2 यहाँ पर दिया हुआ, इस प्रकार से क्या होगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट कर लेते हैं, ठीक ना। ऑप्शन करेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। चलिए हड़प्पा से क्या मिला है, समाधान मिला है। समाधान का मतलब कि जहां पर लोगों को दफनाया जाता था, समाधान R37 लिखा हुआ है, चलिए उसको देख लीजिए। लेकिन हड़प्पा से समाधान मिला है। और मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, नर्तकी की मूर्ति मिली है। ये इसकी मैचिंग हो गई, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति। चलिए आगे चलते हैं। हड़प्पा, समाधान, लोथल गोदीबाड़ा, कालीबंगा से जुता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति खूब पूछता है, ठीक है ना। आप देखेंगे, इसीलिए मैं सोचा कि इस सब टॉपिक को पढ़ा दूं आपको, ताकि फिर। अब ये देखिए, अब यहाँ पर पूछने का मतलब ये है कि कौन सा जो स्थल जो है किस नदी के किनारे है, बताइए। तो देखिए गंगा, कृष्णा, गोदावरी जो है, हड़प्पा तो यहाँ पर नहीं है, तो हड़प्पा सीधे रावी पर जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 में हड़प्पा रावी पर जाएगा। तो देखिए हड़प्पा जो रावी नदी पर हो गया। अब हस्तिनापुर जो आप जानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश में है, ये गंगा नदी पर है, ये भी ठीक है। और नागार्जुन कोंडा ये कृष्णा नदी पर है। और पैठन जो है गोदावरी नदी पर है, पैठन जो है गोदावरी नदी पर है। तो इस प्रकार से इसमें क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा रावी नदी पर, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में गंगा, और नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी पर कर्नाटक में, और पैठन जो है गोदावरी।
देखिए हस्तिनापुर रावी नदी, हड़प्पा रावी नदी हो गया, हस्तिनापुर गंगा नदी होगा, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी हो गया, पैठन जो गोदावरी नदी से संबंधित स्थल है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हड़प्पा संस्कृति की बस्ती जिस नदी पर अवस्थित है, तो अभी हम लोग देखे हैं पढ़ने से हड़प्पा कहाँ पर, रावी नदी पर, ठीक ना। 21 का A3 हो जाएगा, हड़प्पा रावी नदी पर हो गया। और कालीबंगा जो है राजस्थान में घग्गर नदी पर, तो A3 दो जगह दिया हुआ है। कालीबंगा जो है राजस्थान में घग्गर नदी पर, B2 यहाँ से, इसका मतलब कि इस 2 का कोई मतलब नहीं रह गया ना, आपको इसी में से चाहिए था, तो ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए देखिए, लोथल जो है गुजरात में भोगवा नदी पर है, भोगवा। और रोपड़ जो है सतलज नदी पर है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हड़प्पा रावी नदी पर, कालीबंगा घग्गर नदी पर राजस्थान, लोथल जो है भोगवा नदी पर गुजरात, और रोपड़ जो है सतलज नदी पर है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? देख रहे हैं ना, बार बार पूछा जा रहा है, यही जब नहीं पढ़ करके जाएंगे तो हो जाएगा खतरा। हड़प्पा जो है किस नदी पर अवस्थित है? तो अभी मैं आपको बताया हूं, रावी नदी पर। देखिए कितना आसान से हो गया। आप झारखंड PCS के मेंस का प्रश्न कर रहे हैं, ठीक ना, और करके बन जाएंगे आप SDM। और UP SSS वालों का ध्यान तो भैया लेखपाल पर लगा हुआ है। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? खूब पूछा जाता है, ग्रेट बात। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है, बताइए। तो ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदाड़ो एक फिल्म भी आई थी, आप सब देखे होंगे। तो सैंधव सभ्यता का, हड़प्पा पर मत जाइएगा, ठीक ना। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में ये लोग कंफ्यूज करते हैं। तो महान स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, और इसी हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा सभ्यता पड़ा है, सैंधव सभ्यता का नाम। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 55 मीटर, और चौड़ाई पूरब से पश्चिम 33 मीटर। ये भी पूछ लेगा, ठीक है ना। 55 गुणे 33। आप कहेंगे कि भैया आप इतना क्यों पढ़ेगा? अरे भैया इतना अपने इतिहास और संस्कृति को जानना, इतिहास आपको बहुत कुछ बताता है। अभी मैं यहाँ पर व्याख्या करने लगूँ क्या क्या बताता है, सब समय ठीक नहीं है, अभी जब उचित समय आएगा वहाँ पर किया जाएगा। तो उत्तर से दक्षिण जो था, इसकी लंबाई 55 मीटर और चौड़ाई पूरब से पश्चिम 33 मीटर थी उस स्नानागार की। इतना बड़ा स्नानागार था, लोग उसी में जाके डुबकी लगाते थे। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है, बताइए। हमें नहीं लगता कि इसका उत्तर बताने की जरूरत है, मोहनजोदड़ो से, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निश्चित कथन असत्य है। क्या असत्य है, ठीक है ना। लोग लोहे से परिचित थे, बताइए। मैं आपको बताया ना कि पूछेगा, आप कुछ जानिए व मत जानिए, एकदम आ जाइए कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, तो आपको क्या होगा, उत्तर तो यही हो जाएगा। जानकारी के लिए हम लोग और कुछ देख लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता शहरी सभ्यता थी, तो वहां पर नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी पानी बहाने के लिए, ठीक है ना। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। देख रहे हैं ना मोहरों पर जो भिन्न भिन्न मूर्तियां लगी थी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, इसको याद रखिएगा।
जबकि सैंधव नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। माँ त्रिदेवी की उपासना के ढेर सारे साक्ष्य सैंधव नगरों में मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि माँ त्रिदेवी की उपासना की जाती रही होगी। कांस्य युगीन। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए, बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है, फटाफट आंसर करिए। तो भैया अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। तो इस प्रकार से आपका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है ना, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिया, कृषि कार्य संबंधी, उद्योग, मोहनजोदड़ो हड़प्पा, नगर नियोजन। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही भी जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य, कालीबंगा में तो जुते हुए खेत मिले हैं। कृषि संबंधी साक्ष्य तथा अनेक सैंधव स्थलों से ईंट के भट्ठे, मनका निर्माण के कारखाने आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए। इस प्रकार सभी चारों कथन क्या है, सही है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, बताइए। इसमें आपको सुमेलित बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश वालों, नहीं तो खतरा हो जाएगा। लोथल जो है बंदरगाह था गुजरात में। कालीबंगा जो है कहाँ पर है, कालीबंगा था राजस्थान में। तो यही क्या होगा, गलत हो जाए। रोपण कहाँ पर है, पंजाब में। तो कालीबंगा जो है राजस्थान में है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। ठीक ना, ये भी याद रख लीजिएगा, कई बार पूछ लेता है कि किसकी खोज कौन किया था। जैसे हड़प्पा की सभ्यता की खोज दयाराम साहनी किए हैं, तो उसी प्रकार से कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, बताइए। तो एक तो मार लीजिए आलमगीरपुर, और देखिए 3 अगर जहां नहीं दिया उसको कट कर दीजिए। ठीक है ना, 28 का ये आलमगीरपुर है, और उसके बाद हुलास भी है, हुलास। ये दोनों जो है उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, आलमगीरपुर और हुलास। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, हुलास सहारनपुर जिले में स्थित है। तो इस प्रकार से आलमगीरपुर और हुलास जो उत्तर प्रदेश में हो गए, याद रखिएगा। ठीक ना, हुलास सहारनपुर जिला। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बताइए। कौन सही सुमेलित नहीं है, फटाफट आंसर करिए। अब आपको इतना ज्ञान प्राप्त हो गया कि फटाफट आप कर सकते हैं। बताइए। तो इसमें जो है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में सही है, दायमाबाद महाराष्ट्र भी सही है, बनवाली जो है हरियाणा भी सही है, और राखीगढ़ी जो है ना ये भी हरियाणा में ही है। राजस्थान में कालीबंगा था। तो बनवाली और राखीगढ़ी कहाँ से मिले, हरियाणा से मिले हुए। तो इस प्रकार से क्या होगा, आपका आंसर डी होगा। चलिए आगे चलते हैं।
राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1969 में सूरजभान ने की थी। तो राखीगढ़ी की खोज कौन कर दिए? सूरजभान जी कर दिए। 1969 में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हड़प्पा स्थल और स्थिति बताइए। तो देखिए, मांडा जो है जम्मू कश्मीर में मांडा, और ये हड़प्पा संस्कृति का सबसे उत्तरी स्थल था। मांडा जो है जम्मू कश्मीर में हो गया A3, और केवल एक ही जगह दिया हुआ है, यहीं से आपका काम इस क्वेश्चन का खलास हो जाएगा। बाकी हम लोग मिला लेते हैं। दायमाबाद महाराष्ट्र में हो गया, और कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। तो हरियाणा में राखीगढ़ी और बनवाली दोनों है। राखीगढ़ी एंड बनवाली। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, मांडा जो है जम्मू कश्मीर, दायमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। हड़प्पा संस्कृति कौन सिंध में अवस्थित है? बताइए। पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है उसमें कौन अवस्थित है, ये पूछ रहा है। बताइए। तो हम लोग पहला या दूसरा प्रश्न था जिसमें चनहुदड़ो और कोटदीजी, ये दोनों जो थे पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर करिए दोस्तों। तो इसमें जो देखिए, मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो, ये दोनों जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। तो 2 और 3 किस में दिया हुआ है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है ना। इसी मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला हुआ था, 55x33, ठीक है ना। तो मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो दोनों पाकिस्तान के सिंध प्रांत से हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब से, ठीक है ना। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब में, और मोहनजोदड़ो तथा चनहुदड़ो दोनों सिंध प्रांत में, और सुरकोटदा जो है गुजरात में स्थित है। याद रखिए, मोहनजोदड़ो चनहुदड़ो दोनों का नाम मिल रहा है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, पूछ लिया यहाँ पर। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि पाकिस्तान के किस प्रांत में? सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो कर लीजिए। मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये चनहुदड़ो मैं अपने तरफ से जोड़ा हूँ आपको याद कराने के लिए, ताकि बार बार आपको बताया जाए कि याद हो जाए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, देखिए पूछ लिया ना, लोअर पीसीएस 15 में। चनहुदड़ो, यहाँ से फैक्ट पूछे जाते हैं खूब दबा के, अब उससे बच नहीं सकते हैं। चनहुदड़ो की खोज किसने किया था? तो चनहुदड़ो को खोज जो है G.H. मैके। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। निर्देशन किया था G.H. मैके ने। G.H. मैके या G.H. माके कहते हैं। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, ठीक ना, दक्षिण भी और पूर्व भी, इस तरह से मान लें कि यहाँ पर मोहनजोदड़ो हो गई, यहाँ पर चनहुदड़ो है। 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में चनहुदड़ो की खोज सर्वप्रथम एनजी मजुमदार ने किया था।
और 1935 में यहाँ उत्खनन करवाया था मायके ने। खोज मजुमदार साहब किए और मायके साहब ने यहाँ पर उत्खनन करवाया। तो प्रश्न में क्या पूछा हुआ था देख रहे हैं ना, उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो वही जो J.H. माके। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है बताइए? आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, कालीबंगा, राजस्थान, लोथल, गुजरात। और हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, जिस तरह से आपका पंजाब है ना उसी तरह से पाकिस्तान में भी पंजाब है। तो यही क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 34 का ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के मांटगोमरी, वर्तमान साहिवाल जिले में स्थित है। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित है। यह रावी नदी के तट पर स्थित था, जबकि कालीबंगा राजस्थान के, लोथल गुजरात के, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला में स्थित है, जिसको साहिवाल भी कहते हैं। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, है कहां पर है बताइए? रंगपुर कहां पर है? तो ये सौराष्ट्र, सौराष्ट्र का क्षेत्र गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना। तो गुजरात में दो हो गए, रंगपुर और लोथल, और भी आएंगे हम लोग उसको देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले, ठीक ना। तीनों, प्राक मने प्राचीन सब हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, तीनों के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर फटाफट करिए। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है। परवर्ती माने हड़प्पा से इतर, ठीक ना। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है, कहाँ पर? ये पंजाब में है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। दधेरी एक परवर्ती पुरा स्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दधेरी स्थल चित्रित धूसर मृतभाण काल से संबंधित है, जो आर्यों के आगमन का काल भी है, ठीक है ना। तो धूसर जो है, धूसर मृतभाण जो है आर्यों के समय में पाया जाता था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सीधा सीधा इसका सही आसान सा आंसर है लोथल गुजरात में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित तो लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के जिले में भोगवा नामक नदी के तट पर सरगवल गांव के समीप स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में स्थित है, ठीक ना। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में, पंजाब, हड़प्पा पंजाब में और मोहनजोदड़ो चन्हुदड़ो सिंध में। उस हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पूरा स्थल करता है, किस नदी पर स्थित था बताइए? वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित था बताइए? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर करिए दोस्तों फटाफट। तो लोथल जो है आप सभी जानते हैं कि भोगवा नदी पर है।
चलिए आगे चलते हैं। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट के किनारे स्थित यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता लोथल स्थित है, बताइए। आप सभी जान गए हैं कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, पतन वही बंदरगाह वाला, बताइए। पतन नगर कौन था, लोथल था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, खूब पूछ रहा है, तो आप भी फटाफट आंसर करिए। लोथल, गुजरात, भोगवा नदी। हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। मैं आपको बताया था ना, हल का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ, टेराकोटा, मिट्टी का बना हुआ हल प्राप्त हुआ है। तो ये जो हम आपको बताए थे कि वन को काटने के लिए क्या चाहिए, औजार चाहिए, और हल एक औजार के क्षेत्र में आता है, तो बनवाली, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हरियाणा के बनवाली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। हरियाणा के बनवाली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल संबंधित नहीं है, तो पाटलिपुत्र तो पटना का नाम है ना भैया, तो सिंधु घाटी सभ्यता से कहाँ संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 43 का। कालीबंगन, रोपण और लोथल, ये सभी जो है हड़प्पाकालीन स्थल है। कालीबंगन, रोपण और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित पाटलिपुत्र महाजनपद कालीन एक प्रमुख नगर है। आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र का महाजनपदों में चर्चा होती है। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है, बताइए। हड़प्पा कालीन भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी दोस्तों। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित राखीगढ़ी हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरीवाला पाकिस्तान तथा राखीगढ़ी और एवं धौलावीरा भारत हड़प्पा के 5 बृहत्तर स्थलों में इस श्रेणी में आते हैं, ठीक ना। तो सबसे बड़ा जो है क्या है, हरियाणा का राखीगढ़ी, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में। प्रश्न क्या था कि भारत में हड़प्पा का बृहत्तर स्थल कौन हो गया, राखीगढ़ी। तो ये देखिए क्या कह रहा है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरीवाला, गनवेरीवाला यही सब पूछ लेता है, तो कई बार लगता है कि भाई हम लोग कहाँ से, हम लोग पढ़े तो खूब हैं लेकिन आसमान पर से पूछ दिया ही। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरीवाला पाकिस्तान तथा राखीगढ़ी और धौला, तो मोहनजोदड़ो जो है ये सबसे बड़ा है, ठीक है ना। मैंने हड़प्पा सभ्यता में देखे या सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा कौन सा है, मोहनजोदड़ो है। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें कि जो भारत में स्थल है उसमें से सबसे बड़ा कौन है, तो राखीगढ़ी हो गया। हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहत स्थलों में से श्रेणी में आते हैं। तो गनवेरीवाला भी याद कर लीजिए, ठीक ना, जब क्वेश्चन इधर उधर उटपटांग पूछना होता तो यही पूछ लेगा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है, फिर पूछ लिया कहाँ का, भारत का, बताइए क्या होगा, राखीगढ़ी। कहाँ पर है राखीगढ़ी, हरियाणा में है।
चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा संगम स्थल है और सिंधु घाटी का दूसरा स्थल धौलावीरा है। जबकि सिंधु घाटी का दूसरा सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है जो पाकिस्तान में है। तो राखीगढ़ी भारत में पहला है और धौलावीरा दूसरा है, ठीक ना। जबकि सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा संगम स्थल है। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन दिख रहा है लेकिन देख लेंगे हम लोग को। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी, बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के पर बसी थी, सही उत्तर का चयन करना है, बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता जो है कौन कौन से नदियों पर बसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है सिंधु, चेनाब और झेलम, इन तीनों नदियों पर बसी थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना नदी के साथ हिंडन नदी के तट तक माना जाता है। इसमें झेलम, सिंधु, चेनाब नदियां तो शामिल है परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है, ठीक है ना। गंगा नदी सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है। और यमुना की सहायक नदी हिंडन। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, बताइए किस में विश्वास करते थे? फटाफट आंसर करिए। तो इसका जो आंसर दे रहा है स्टार करके दे रहा है, देखते हैं क्या व्याख्या दे रहा है। चलिए, सिंधु घाटी की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, ये याद रखिएगा। इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वासों के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना। निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा अनुमानित होती है, ठीक है ना। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिका से भी प्राप्त हुई, अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। कई ऑप्शन करेक्ट हो रहे थे वहां पर, ठीक ना भाई। जब लोग मर जाते थे तो उनके साथ खाने पीने की वस्तुएं भी दफनाई जाती थी थोड़ी सी उनको, ताकि वो खाएंगे, जिएंगे, वो दूसरे जन्म में जिएंगे, वो मरेंगे, सब माना जाता था। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। बात सही है, ठीक है ना। अगर आपको परीक्षा में मारना ही हो तो मातृशक्ति कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन देख रहे हैं यज्ञ प्रणाली, कर्मकांडों में विश्वास और ये सब चीज, आत्मा में भी विश्वास कर रहे थे वो, इसीलिए व्याख्या जरूरी है। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे बताइए? सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति अर्थात शिव की। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, वरुण ये सब नहीं था। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर है जिस पर योगी की आकृति बनी है, ठीक है ना। और मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, बताइए कौन प्रभारी थे?
मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो ये दो दोस्तों जॉन मार्शल, पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी जॉन मार्शल साहब थे। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, ठीक ना। और 1922 में रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। तो सबसे पहले हड़प्पा की खोज HDP, ठीक ना, HDP हड़प्पा, दयाराम साहनी, पंजाब प्रांत पाकिस्तान के। और यहाँ पर देखिए मोहनजोदड़ो MRS, मोहनजोदड़ो रखाल दास बनर्जी और सिंध प्रांत। तो जो भी जोड़ लीजिए। तो पुरातत्व संरक्षण विभाग के महानिदेशक जो थे सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर ये कहे दयाराम साहनी जी को जाइए देखिए कुछ खोजबीन करिए। तो 1921 में गए दयाराम साहनी जी और हड़प्पा की खोज कर दिए। 1922 में रखाल दास बनर्जी जी गए और मोहनजोदड़ो की खोज किए। तो वही ये प्रश्न था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हमारे पे पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे तो सर जॉन मार्शल। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर करिए दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं कौन कौन से, बताइए। अभी आप देखें किसका किसका नाम जुड़ा है। तो रखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, रखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। तो पहले दयाराम साहनी गए तो हड़प्पा की खोज कर दिए और रखाल दास बनर्जी गए तो मोहनजोदड़ो की खोज कर दिए। और ये 1921 में ये भी पूछ लेता, 1921-22 भी और 1922 में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कौन सुमेलित नहीं है, बताइए। हड़प्पा, दयाराम साहनी, बात सही है, ठीक है ना। और जो है लोथल SR राव ये भी पूछता है, ये भी सही है। सुरकोटदा JP जोशी ये भी सही है। और धौलावीरा की खोज जो है BK थप्पड़ नहीं किए हैं, ठीक है ना। धौलावीरा की खोज किसने किया है, RS विष्ट ने किया है, RS विष्ट। तो ये हो गया, देखिए प्रश्न घुमा घुमा के पूछ रहा है, इसीलिए मैं सोचा कि इस फैक्ट को, इन फैक्टों को आपको तैयार कराया जाए। हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल SR राव, सुरकोटदा JP जोशी, धौलावीरा RS विष्ट, यही आपका आंसर हो जाएगा। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का उत्खनन SR राव, सुरकोटदा का उत्खनन JP जोशी ने कराया था, जबकि धौलावीरा का उत्खनन नहीं बल्कि RS विष्ट ने कराया था। धौलावीरा का RS विष्ट। चलिए आगे चलते हैं। तो राय साहब कराए थे भैया बंदरगाह की खोज, ठीक ना। लोथल का उत्खनन SR राव, तो ये राव साहब जो थे बंदरगाह की खोज कराए थे, ऐसे याद रखेंगे। और जोशी साहब JP जोशी, मुरली मनोहर जोशी नहीं, JP जोशी, सुरकोटदा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, बताइए किसने खोजा था जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया। तो एक कनिंघम जो है हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी से पहले कर चुके थे।
ठीक है ना। ये कनिंघम जो है हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी से पहले कर चुके थे, लेकिन कनिंघम साहब कहे कि छोड़ो हटाओ क्या करना है ये सब। तो उसी लिए भैया दयाराम साहनी गए और उसको कहे कि भैया ये सब हम खोजे हैं, हमारा नाम लिखो। तो उनके नाम से हो गया। तो उसी प्रकार से ठीक है ना, ये सब थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ता है, नहीं तो काम करेंगे आप और नाम कोई और कर लेगा। ये कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं जान सके थे। ठीक है ना, वो समझे कि माटी का टीला फिला क्या है। तो यही है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर करिए फटाफट दोस्तों।